brief presentation over the topic of transaction. स्टूडेंट, ट्रांजैक्शन क्या है? देखिए, ट्रांजैक्शन की शब्दों से भी आपको आइडिया लग जाता है। ट्रांजैक्शन, जब हम किसी बैंक में कोई पैसा जमा करते हैं तो हमने कहा है कि हमने कुछ ट्रांजैक्शन किया है, राइट? दैट मीन्स सपोज कीजिए आपने 5,000 रुपीज जमा किया बैंक में, तो आपके अकाउंट में 5,000 रुपीज क्या होगा? क्रेडिट हो जाएगा। और आपका नया जो अमाउंट होगा दैट विल बी एडेड 5,000 एंड मॉडिफाई होके नया डेटाबेस में नया अमाउंट जो है वो स्टोर हो जाएगा। डेटाबेस का मतलब जो बैंक का सर्वर है, जो बैंक डेटाबेस का सर्वर है, जो मेन डेटाबेस है, उसके जो मेन हार्ड डिस्क है जहां पे स्टोर हो रहा है वो डेटा, वो अपडेट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली स्टूडेंट, वी कैन से दैट आप या तो दूसरी तरीके से भी हम ये बोल सकते हैं, जैसे आपने किसी एटीएम मशीन में गए, वहां आपने कार्ड जो है वो पंच किया, कार्ड लगाया उसके अंदर मशीन में। आफ्टर दैट आप सपोज कीजिए 1,000 रुपीज विड्रॉ करते हैं, तो आप क्या ऑपरेशन करेंगे? 1,000 रुपीज विड्रॉ कर रहे हैं मतलब आप वहां से कुछ ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। ट्रांजेक्शन मतलब लेन देन, राइट स्टूडेंट? क्रेडिट और डेबिट, दैट इज कॉल्ड ट्रांजेक्शन. That's why we have written here, it is an action or sequence of actions which passed out by a single user and or application programs that read or updates the contents of the database. Students, जैसे मैं आपको बता रहा था अभी, मतलब हम किसी बैंक में गए और वहां आपने एक सिंगल यूजर ने कुछ एक्शन किया, कुछ वर्क किया, कुछ टास्क किया, दैट इज द ट्रांजेक्शन. टास्क का मतलब आप कुछ परफॉर्म काम करना चाहते हैं. आप काम क्या करना चाहते हैं? उसमें आप पैसा ऐड करवाना चाहते हैं. आपके अकाउंट में जो ऑलरेडी अमाउंट है वो सब ऐड होना चाहते हैं, या फिर जो अमाउंट आप उसको इंक्रीज करना चाहते हैं, आपके अमाउंट को बढ़ाना चाहते हैं, या फिर नया अमाउंट जो ऑलरेडी है उसमें से कुछ अमाउंट आप जो है डिडक्ट करना चाहते हैं, विड्रॉ करना चाहते हैं. तो या तो क्रेडिट और डेबिट, दैट इज ट्रांजेक्शन. उसको हम छोटे रूप में ट्रांजेक्शन बोलते हैं. वही चीज डेटाबेस में भी स्टूडेंट्स पॉसिबल होता है. सेम ऑपरेशंस विल बी परफॉर्म्ड इनसाइड द डेटाबेस आल्सो. डेटाबेस में जो ट्रांजेक्शन का डेफिनेशन है, जो मैंने आपको अभी अभी बता रहा था, दैट मीन्स a transaction is a logical piece of work of any database which may be a complete program, a fraction of a program, or a single command like स्टूडेंट एसक्यूएल कमांड हो सकता है, इंसर्ट हो सकता है, अपडेट हो सकता है. दैट में इन्वॉल्व एनी नंबर ऑफ प्रोसेसेस ऑन द डेटाबेस, जिसके जरिए डेटाबेस में क्या होगा? कोई भी प्रोसेस होगा, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा, और जिससे डेटाबेस में कोई भी चेंजेस संभव होगा. डेटाबेस के अंदर कोई भी पॉसिबल चेंजेस संभव होगा. दैट इज द ट्रांजेक्शन. स्टूडेंट, अगेन वी कैन से दैट from the database point of view, the implementation of an application program can be considered as one or more transactions with non-database processing working in between. Student, जो transaction होता है actually at a time multiple transactions भी होते हैं. मतलब आपका जो है एक प्रोसेस को कराने के लिए बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है. देखिए, जैसे सपोज कीजिए मैं किसी ट्रेन का रिजर्वेशन ट्रेन का जो रिजर्वेशन है, ट्रेन में सीट अवेलेबिलिटी है, सॉरी, वो मान लीजिए पर्टिकुलर एक ट्रेन का सीट अवेलेबिलिटी को मैं चेक करना चाह रहा हूं. उसमें मल्टी यूजर्स एट ए टाइम चेक कर सकते हैं स्टूडेंट्स, बिल्कुल पॉसिबल है. यानी कि ट्रांजेक्शन में हम रीड ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, वो रीड ऑपरेशन उसी पर्टिकुलर ट्रेन का बहुत बंदे एट ए टाइम एक साथ बहुत जगहों से कर रहे हैं, इंडिया, अब्रॉड ऑफ इंडिया, या कई भी लोकेशन से वो कर सकते हैं. इट शुड बी पॉसिबल देयर. तो दैट मीन्स मल्टीपल, यानी कि वन और मोर ट्रांजेक्शन जो कि पॉसिबल होता है इसमें. A set of logically related operations is known as a transaction. एक कॉमन जो आपका डेफिनेशन है वो ये कह सकते हैं हम, a set of logically related operations, एक दूसरा ऑपरेशंस जो कि रिलेट करेंगे, that means transaction.
एंड द मेन ऑपरेशंस ऑफ ए ट्रांजेक्शंस आर, अब देखिए स्टूडेंट, ट्रांजेक्शन में बेसिकली दो ऑपरेशन होता है, वन इज रीड, अनदर वन इज राइट। ये ए जो है, ये ए आपका किसी एक डेटा आइटम के ऊपर काम कर रहे हैं। सपोज कीजिए हम ए का बैंक अकाउंट जो है आपका वो ए वैल्यू पे है, ए अकाउंट पे अपन बात कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, अकाउंट में से कितनी अमाउंट है, जैसे सपोज कीजिए मैं आपको एक ऑपरेशन बता रहा हूं। चलिए पहले मैं रीड और राइट को पहले एक बार आपको डिस्क्राइब कर दूं। रीड मींस हम उसकी डेटाबेस में से डेटा को रीड करना चाह रहे हैं कि कितनी वैल्यू उसमें प्रेजेंट है। उसको आप रीड ए के जरिए में भी लिख सकते हैं या आर ए के जरिए में भी लिख सकते हैं। दैट मीन्स रीड ऑपरेशन, रीड ए और आर ए रीड्स द वैल्यू ऑफ ए फ्रॉम द डेटाबेस एंड स्टोर्स इट इन द बफर इन मेन मेमोरी। आपकी डेटाबेस में से डेटा को ले लिए, पढ़ लिए और उसको कहां छोड़ देगा, रीड में, मतलब बफर में, रैम के अंदर जो आपका टेम्पररी मेमोरी है वहां पे वो छोड़ दिया। एंड व्हाट इज द डूइंग ऑफ राइट ऑपरेशन, राइट ऑपरेशन क्या करेगा, आपने डेटाबेस में कुछ चेंज किए, समथिंग हैज बीन मॉडिफाइड इनसाइड द डेटाबेस, और वो डेटाबेस में जो भी आपने चेंज किया, जो भी मॉडिफिकेशन किया स्टूडेंट्स, उस मॉडिफिकेशन को राइट ऑपरेशन के जरिए बफर में वैल्यू को चेंज करके लिख दिया जाता है। जैसे मान लीजिए ए में पहले 100 था, मैंने अरिथमेटिक एक ऑपरेशन किया, ए इक्वल्स टू ए माइनस 50, and after that we have written like write a like wa, that means अब डेटाबेस में 100 वैल्यू नहीं रहा है, अब वो कितना करना है 50, बट 50 अभी बफर में चला गया। उसके बाद हम एक कमिट ऑपरेशन करते हैं। आफ्टर दैट कमिट ऑपरेशन अगर आपने किया तो वो कम परमानेंटली वो वैल्यू बदल के कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। जो वैल्यू पहले था वो चेंज होके 50 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स रीड और राइट जो है वो एक छोटी सी बात बता रहा हूं, जैसे आप मान लीजिए एटीएम से पैसा निकालना चाहते हैं तो उसके भी स्टेप बाय स्टेप मेथड है। पहले आपने कार्ड पंच किया, आफ्टर दैट वो आपसे पूछेगा लैंग्वेज, सपोज कीजिए, फिर पूछा आपसे आपका जो है पिन नंबर क्या है, कितनी अमाउंट आप करना चाहते हैं, फिर वो आपने उसमें जैसे आपने कार्ड पंच किया तो चेक कर रहा था पिन नंबर से कि आप ऑथेंटिकेट यूजर है, ऑथराइज्ड है कि नहीं है, यानी कि आपके डेटाबेस को क्या कर रहे हैं, रीड कर रहा है। रीड करके उसके अमाउंट को उन्होंने देख लिया, और आफ्टर दैट जब आपने उसमें से अमाउंट डिडक्ट कर रहे हो तो अरिथमेटिक ऑपरेशन से उसमें माइनस हुआ, माइनस होके राइटे हो गया, राइटे होने के बाद आपको पैसा मिल गया आपके पास, और अकाउंट में से वो अमाउंट कितना हुआ, डिडक्ट हो गया, जो भी अमाउंट डिडक्ट होना था। तो स्टूडेंट ये दोज आर ऑल ट्रांजेक्शंस, जो भी ट्रांजेक्शन की ऑपरेशन है इनसाइड द ट्रांजेक्शंस, ये जो मैंने लिखा था सेट ऑफ लॉजिकली रिलेटेड ऑपरेशंस, ये सब ऑपरेशंस लॉजिकली है, एंड दोज ऑपरेशंस ऑल आर रिलेटेड वन इन ईच अनदर, एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, एंड द मेन ऑफ दीज ऑल ऑपरेशंस आर कॉल्ड एज द ट्रांजेक्शन, जो भी उसके अंदर हुआ है। तो स्टूडेंट्स जैसे एक छोटा सा एग्जांपल यहां पे दिया गया है, लेट अस टेक debit transaction from an account with consisting of the following operations RA, A account number है जिसपे डिडक्ट होने जा रहा है, RA A equals to 1 A minus 1000 रुपीज माइनस कर दिया, एंड राइट A। तो इसके अंदर क्या है, assume A's value before starting the transaction is 5000, मान लेते हैं अपन, राइट। The first operation reads the value A from the database and it stores it into the buffer। तो 5000 जो मैंने ए का वैल्यू था वो रीड ए का मतलब 5000 डेटाबेस से लेके कहां स्टोर कर देगा स्टूडेंट्स, बफर में। सेकेंड ऑपरेशन विल डिक्रीज इट्स वैल्यूज बाय 1000, यानी कि कितना हो गया, 4000, सो बफर विल कंटेन 4000। थर्ड ऑपरेशन विल राइट द वैल्यू फ्रॉम बफर टू द डेटाबेस, सो ए's फाइनल वैल्यू इज 4000, that will be written by W। But it may also be possible that the transaction may fail after executing some of its operations। अब देखिए स्टूडेंट्स, ऐसा पॉसिबिलिटीज हो जाता है, मान लीजिए वो ट्रांजैक्शन जो है पहले फेल हो गया, यानी कि राइट ए होने के बाद ट्रांजैक्शन जो है आगे जाके फेल होगी, मेरी ट्रांजैक्शन में वैल्यू परिवर्तन बफर में हो गया, बट वो मेन डेटाबेस में परिवर्तन नहीं होने पाया, उससे पहले वो ट्रांजैक्शन फेल हो गया।
द फेलियर कैन बी कॉज्ड, मैंने इससे पहले डिस्कस किया है, वो किसी भी कारण से हो सकते हैं. इट मे बी ड्यू टू द हार्डवेयर प्रॉब्लम, ड्यू टू द सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम, और एनी पावर प्रॉब्लम. For example, if debit transaction discussed about these above these falls after execution operation, then the value A will remain 5000. क्योंकि वो क्या होगा स्टूडेंट्स, उसको रोल बैक बोलते हैं स्टूडेंट्स. यानी कि जो वैल्यू अगर वो फेल हो जाए तो पुराने पोजीशन में चला जाएगा. दैट विल बी रोल बैक टू द ओल्ड सिचुएशन एंड दैट इज कॉल्ड एज द रोल बैक स्टेज. अगर वो ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है स्टूडेंट्स, देखिए मैंने यहां रोल बैक को आपके सामने इलैबोरेट किया. इफ ए ट्रांजेक्शन नॉट एबल टू एग्जीक्यूट ऑल ऑपरेशन सक्सेसफुली, इट मींस इट फेल्स, देन ऑल द चेंजेस मेड बाय द ट्रांजेक्शन आर अनडन. जैसे मान लीजिए आपके अकाउंट में 4000 हो गया था, अब वो 4000 जो है राइट होने के बाद फेल हो जाता है, तो उस केस में वो वैल्यू पुराना वैल्यू में चला जाएगा. दैट इज अगेन द वैल्यू विल बी 5000. अगर ऐसा नहीं हो के कमिट होता है, देयर इज एन अनदर फैक्टर दैट इज कमिट, ये ट्रांजेक्शन में ही आता है. मतलब डब्ल्यू ए के बाद, यहां जो आपने डब्ल्यू ए किया था इसके बाद आपका कमिट हो जाता है, तो आफ्टर ऑल ट्रांजेक्शन इंस्ट्रक्शंस ऑफ ऑल ट्रांजेक्शंस आर सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड, द चेंजेस मेड बाय द ट्रांजेक्शन आर मेड परमानेंट इन द डेटाबेस. दैट मींस 5000 के बाद जो 4000 आपका डिडक्ट हुआ है वो डेटाबेस में जाके स्टोर हो जाएगा. स्टूडेंट इसलिए मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूं, एटीएम से आपने मान लीजिए 1000 रुपया निकाला है, आपकी 5000 अकाउंट में था, एक्सक्यूज मी, तो 5000 आपके अकाउंट में था, आपने उसमें से 1000 रुपीज डिडक्ट किए, तो स्टूडेंट्स आपके पास कितना अमाउंट आया, आपके पास 1000 आए. आपके पुराना मैसेज कितना देगा, 4000 आपके पास है, तो आप जोड़ लगाओ, आपके पास 1000 है, और आपके अकाउंट में 4 है, तो टोटल जोड़ कितना हुआ 5000. और ओरिजिनली आपके पास बिफोर दैट कितना था 5000, तो दैट मींस आपका जो है दोनों बराबर होना चाहिए, तभी आपका जो है सक्सेसफुली आप कह सकते हो ट्रांजेक्शन हो चुका है. और अगर ऐसा हुआ है, आपने एटीएम कार्ड पंच किए, पैसा माइनस हो गया, वहां पे मशीन में पैसा ऐसा लग रहा है आपके निकलने वाला है, बट उसके बाद कुछ भी पावर फेल हो जाए या आपका नेटवर्क चला जाए, कैसे भी चला जाए, वो मशीन पैसा निकालने में सक्षम नहीं हुआ और आपके इधर मैसेज जो है आ गया कि आपका पैसा डेबिट हो चुका है, तो इट मींस ट्रांजेक्शन जो है आपका क्या हुआ स्टूडेंट, फेल हो गया. अब क्या होगा, आपका रोल बैक होता है उस टाइम रोल बैक होने का मतलब क्या हुआ, मतलब आपका जो है वो मैसेज दोबारा रिपीट होके आपको डेटाबेस में वैल्यू को वापस चेंज कर देगा, इसीलिए बाद में आपका वो पैसा दोबारा वहां क्रेडिट देगा, क्यों आपके पास हैंड में तो पैसा नहीं आया. तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ रोल बैक स्टेज. Now students, we are going to discuss about the certain properties of the transaction. Properties का मतलब ये जो ट्रांजेक्शन हो रहा है, इस ट्रांजेक्शन में 4 प्रॉपर्टी होता है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको एसिड प्रॉपर्टी नाम दिया जाता है. फर्स्ट वन इज कॉल्ड एटोमिसिटी, ए फॉर एटोमिसिटी एसिड का, सी फॉर कंसिस्टेंसी, आई फॉर आइसोलेशन एंड डी फॉर ड्यूरेबल. स्टूडेंट एसिड प्रॉपर्टी को मैं आपको बहुत ही ढंग से ब्रीफली आपके सामने प्रेजेंट करता हूं, आप प्लीज ध्यान से सुने एसिड प्रॉपर्टी को. एटोमिसिटी का मतलब ये होता है, सीधी सी कंसेप्ट है, एज ए ट्रांजेक्शन सेट ऑफ लॉजिकली रिलेटेड. देखिए इस लाइन को यहां पे जो मैं आपके सामने कर्सर को प्रेजेंट कर रहा हूं, as a transaction is set of logically related operations, either all of them should be executed or not. एटोमिसिटी ये कहता है या तो सारे ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी कि कमिट हुआ था जो भी एग्जीक्यूट होगा, या फिर कोई भी ट्रांजेक्शन जो हुआ है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, मतलब वो रोल बैक हो जाएगा. सीधी सी कंसेप्ट है स्टूडेंट्स. एटोमिसिटी प्रॉपर्टी आपको एक ही शब्द बोलता है क्लियरली कि आपका जो ट्रांजेक्शन होगा आइदर ऑल और नन, या तो पूरी ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो जाएंगे, 5000 minus 1000 that will be 4000, database will be changed inside there and 4000 will be saved, और फेल हो गया तो पूरी 5000 दोबारा जाके बैक हो गया. दैट इज द प्रॉपर्टी. इन्हीं के कारण ट्रांजेक्शन का ये प्रॉपर्टी है, इसी के कारण वो जो है आपका पॉसिबल होता है. हो सकता है स्टूडेंट फेल तो किसी भी कारण से हो सकता है, दैट्स व्हाई ये एटोमिसिटी प्रॉपर्टी के जरिए वो रोल बैक कर देता है उसको.
तो a debit, that's why we have written a debit transaction discussed above should either execute all the operation or none. If debit transaction fails after executing operations वन, जैसे मैंने ऊपर आपको एक्सप्लेन किया, वाई वन का मतलब अगर मान लीजिए आपने माइनस किया था उसके बाद, और टू, एंड न्यू वैल्यू 4000 विल नॉट बी अपडेटेड इन द डेटाबेस which leads it to inconsistency. वही स्टेप अपन आ रहे हैं आगे कि जिसको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट स्टेट में, मतलब रोल बैक कर देगा उसको. अब आप जानते हैं स्टूडेंट्स व्हाट इज द सेकंड प्रॉपर्टी, दैट इज कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी बड़ा सिंपल वे से मैं आपको बता सकता हूं. कंसिस्टेंसी का मतलब बिफोर डेटाबेस में जो वैल्यू था, सम ऑफ द अमाउंट आफ्टर चेंजिंग सम ऑफ द अमाउंट शुड बी इक्वल. दैट मींस डेटाबेस कंसिस्टेंट है. जैसे मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूं, एटीएम में आपके पास पहले 5000 आपके अकाउंट में था, सपोज कीजिए, राइट. आफ्टर दैट आपने 1000 रुपीज निकाला. अब आपकी जेब में, आपकी पॉकेट में कितना आ गया स्टूडेंट? यू हैव 1000. आपने एटीएम से 1000 निकाला. आपके अकाउंट में कितना डेबिट हो गया? क्या बता रहे हैं? आपके पास 1000 माइनस हो गया, मतलब 4000. तो 4000 प्लस आपके पास 1000 है, दोनों का जोड़ कितना हुआ? 5000. और पहले आपके पास कितना था? 5000. तो दोनों बराबर है, दैट मींस प्रॉपर चल रहा है, कंसिस्टेंट है मेरे डेटाबेस. अगर ऐसा होता है, आपके अकाउंट तो बोलते हैं 4000 हो गया, बट आपके पास 1000 रुपए अभी तक निकला नहीं, तो आपका डेटाबेस इनकंसिस्टेंट है. डेटाबेस इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए, उससे अपने को रोकना है. दैट्स वाई ये रोल बैक प्रॉपर्टी या एनी अदर और भी कंकरेंसी कंट्रोल वगैरह आएंगे तो वो सब चीजें हैपनिंग होता है. या फिर आपका जो है कॉन्फ्लिक्ट और सीरियलाइजेबल दो पॉइंट और आएगा. ट्रांजेक्शन मल्टीपल होता है, उसमें विभिन्न तरीके का प्रॉब्लम अराइज होता है. तो स्टूडेंट्स देखिए, यहां एक एग्जाम्पल्स भी हमने आपके सामने रखा है. इस चीज को देखिए, आप इस चीज को आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स. इसमें पहले तो मैं आपको कंसिस्टेंसी को एक बार और ब्रीफ कर देता हूं. व्हाट आई हैव रिटन हियर, दैट मींस यू जस्ट सी दैट if the operations of debit and credit transactions on same account are executed concurrent. एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सेम अकाउंट. स्टूडेंट जो भी बात अपन कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर डेटा आइटम की बात कर रहे हैं, ए में बात कर रहे हैं तो ए की डेटा को कंसिस्टेंट देखेंगे. अगर हम दूसरी डेटा बी की बात करेंगे तो बी की ओवरऑल कंसिस्टेंट देखेंगे, राइट. तो स्टूडेंट्स ये जो एग्जांपल है यहां पे दिखा रहा है, फॉर एग्जांपल T1 डेबिट ₹1000 फ्रॉम ए, राइट. T1 एक ट्रांजेक्शन हो रहा है. सपोज कीजिए यहाँ तीन मल्टीपल ट्रांजेक्शन है, T1 T2 T3, या फिर T1 T2 टू ट्रांजेक्शन लिया है. देखिए T1 ने जो है डेबिट किया 1000 फ्रॉम ए एंड T2 क्रेडिट टू ऑफ 500 टू ए. T2 के अंदर हमने 500 रुपए ए में क्रेडिट कर दिया, T1 में से 5000 रुपए माइनस किया. तो एग्जीक्यूटिंग कॉन्करेंटली द डेटाबेस रीचेस इनकंसिस्टेंसी. ऐसा केस में आपका इनकंसिस्टेंसी आएंगे. अगर आपने एक जगह में 1000 माइनस किए और दूसरी ट्रांजेक्शन में प्लस कर दिए 500, तो आपका बैलेंस तो नहीं कर पाए. लेट अस एज्यूम अकाउंट बैलेंस ऑफ ए इज ₹5000. T1 रीड्स, ए को कितना रीड किया? 5000, and stored the value to its local buffer space. Then T2 reads A 5000 and also stores the value in its local buffer space. तो इस चीज को आप देखिए, T1 ने 5000 रीड किया, T2 ने भी उसको 5000, दोनों ने अलग अलग बफर में उसको डाल दिए. अब T1 परफॉर्म्स A इक्वल्स टू A माइनस 1000, जो मैं इस डायग्राम में से आपको समझा रहा हूं. अब T1 ने क्या परफॉर्म किया स्टूडेंट्स? देखिए पहले मैं इस डायग्राम पे ले आता हूं आपको. T1 ने परफॉर्म किया A equals to A minus 1000. That means 5000 minus 1000 means 4000, and 4000 is stored in T1 buffer space. Then T2 क्या परफॉर्म कर रहा है? देखिए उसी टाइम पे T2 परफॉर्म्स A equals to A plus 500, मतलब 500 plus 5000 कितना हो गया स्टूडेंट? 5500, 5500 रुपया हो गया, और वो भी बफर T2 के बफर में चला गया. तो T1 राइट्स द वैल्यू फ्रॉम इट्स बफर टू द डेटाबेस, क्योंकि आपने राइट किया है यहाँ पे. तो अल्टीमेटली T1 क्या करेगा? राइट कर दिया उस वैल्यू को जो आपने T1 में किए थे, और A's value is updated to 4000 in the database, and T2 writes the value from its buffer back to the database. सेम तरीके से T2 भी राइट कर रहा है. देखिए यहाँ पे
रीड ए हुआ है, ये T1 की बफर में ए का जो वैल्यू रीड किया वो 5000 चला गया, माइनस किया बफर में 4000 हो गया, फिर इसको क्या किया 4000 ए में वैल्यू आ गया और राइट ए कर दिया, मतलब बफर में कितना चला गया स्टूडेंट 4000। और T2 क्या क्या कर रहा है देखिए, वो रीड कर रहा है तो 5000 इसने रीड कर लिया, उसके बाद T2 ने 500 बढ़ाया 5500 हो गया, राइट कर दिया तो इसके में 5500 हो गया। तो ये दोनों कंसिस्टेंट नहीं है, यानी कि एक ने 5000 का रखा है, एक ने 5500 का रखा है, राइट। तो हमें लेकिन डेटाबेस को स्टूडेंट अल्टीमेटली वी विल व्हाट हैव टू डू, वी विल हैव टू डू द कंसिस्टेंट स्टेट ऑफ द डेटाबेस। तो दिस वन इज द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रांजैक्शन। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी इज आइसोलेशन। स्टूडेंट आइसोलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, यानी कि आपको डेटाबेस को सीरियलाइजेबल और कंसिस्टेंट दोनों बनाना है। अल्टीमेटली आपके आइसोलेशन का मतलब होता है कि आपके डेटाबेस पैरेलल हो सकता है, उसको हमें सीरियलाइजेबल बनाना है। क्यों बनाना है स्टूडेंट सीरियलाइजेबल? अगर आप डेटाबेस को सीरियल ऑर्डर में बनाएंगे तो डेटाबेस जो है एक दूसरे के साथ मर्ज नहीं होगा, डेटाबेस कंटिन्यूटी में चलेगा और कंसिस्टेंट डेटाबेस प्रेजेंट होगा। दैट्स व्हाई वी हैव रिटन हियर दैट, मतलब सीरियलाइजेबल को मैं एक बार और आपको थोड़ा सा ब्रीफली समझाता हूं। देखिए जैसे T1 और T2 दो डेटाबेस काम कर रहा है, T1 T2 की तरफ बढ़ रहा है, T2 T1 की तरफ बढ़ रहा है, ऐसे ही चलता जा रहा है, तो डेटाबेस में से कोई भी डेटा एग्जीक्यूट नहीं होगा, डेटा रन नहीं हो पाएगा। हमें बनाना ऐसा है, या तो T1 से T2 की तरफ बढ़े ओनली, और T2 से T1 की तरफ बढ़े। तो रिजल्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन शुड नॉट बी विजिबल टू द अदर्स बिफोर ट्रांजेक्शन इज कमिटेड। ये तभी संभव है एक दूसरे को कमिट करा लो पहले। फॉर एग्जाम्पल लेट अस assume that A's balance is rupees 5000 and T1 debits rupees 1000 from A. Now A's new balance कितना हो गया स्टूडेंट 4000। If T2 credits rupees 500 तो A's new balance कितना हो गया, become again 4500, क्योंकि 500 और बढ़ गया। आफ्टर दिस मान लीजिए T1 जो है फेल हो जाता है, देन वी हैव टू रोल बैक T2, ऑब्वियसली बात है, एज वेल एज बिकॉज इट इज ऑल्सो वैल्यू प्रोड्यूस, क्योंकि अगर T1 फेल हो जाता है तो T2 को भी रोल बैक होना पड़ेगा, नहीं तो T2 में दूसरा वैल्यू स्टोर है, वो वैल्यू कहां से आया, वो तो वैल्यू कहीं और का है। तो इसीलिए कि अगर T1 को रोल बैक करते हो तो पैरेलल में आपको T2 को रोल बैक करना पड़ेगा। सो ए ट्रांजैक्शन रिजल्ट्स आर नॉट मेड विजिबल टू अदर ट्रांजैक्शन बिकम इट कमिट्स। तो इसलिए क्या, जब तक कमिट नहीं हो जाता तब तक दूसरे को भी मतलब एक कमिट होगा तो दूसरे को भी तभी चेंज हो सकता है, अदरवाइज रोल बैक एक होगा तो दूसरे को भी रोल बैक होना, इसको बोलते हैं रिकवरेबल होना चाहिए, राइट। एंड द फोर्थ पॉइंट इज, दैट इज द फाइनल पॉइंट ऑफ द एसिड प्रॉपर्टी, दैट इज ड्यूरेबल। स्टूडेंट डेटाबेस में जो भी चेंज आप कर रहे हो, सर्वर में जो चेंज हो रहा है, ऐसा नहीं वो आज के लिए हो, ऐसा नहीं आज अपने डेटाबेस को चेंज कर दिया 2 दिन बाद आए और आपने देखा नहीं, अब तो डेटा में चेंजेस ही नहीं दिख रहा, वो तो पुराना वैल्यू को दिखा रहा है, ऐसा नहीं है। कमिट हो गया, डेटाबेस चेंज हो चुका है, वो डेटाबेस शुड बी परमानेंट चेंज। That's why we have written here, once the database has committed a transaction, the changes made by the transaction should be permanent. For example, if a person has credited rupees 5 lakh to his account, bank can't say that the update has been lost. ये नहीं कह सकते कि अपडेट लॉस्ट हो गया, 5 लाख उन्होंने जमा किए भैया, तो 5 लाख उसके अकाउंट में होना चाहिए ना। तो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग दैट शुड बी ड्यूरेबल। And to avoid this problem, multiple copies of the database are stored in different locations. That's why we are doing like this. डेटाबेस का जो सर्वर होता है स्टूडेंट, कई जगह में मल्टीपल, मान लीजिए किसी कारण से कुछ भी हो जाए तो दूसरी कॉपी तो अवेलेबल है। तो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग ड्यूरेबिलिटी शुड बी देयर, डेटाबेस परमानेंट चेंज होने के बाद ड्यूरेबल होना चाहिए। तो दीज 4 प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांजैक्शंस आर अवेलेबल देयर, एंड ये जरूरी है, ये चारों प्रॉपर्टी डेटाबेस मैनेज करते हुए चाहिए। So I think you have understood about the topic of transaction. Thank you.